ठीक है, देखिए अरे देखिए इससे पहले जो अर्थव्यवस्था हम लोगों ने सीरीज देखा था, अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, लेन देन प्रणाली कैसे चलती है, इन सब के विषय में हमने अध्ययन किया था। अर्थव्यवस्था में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। प्राथमिक में हमने कृषि को बताया, सेकेंडरी में हमने मैन्युफैक्चरिंग को बताया, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर को बताया, फोर्थ में पिंक कॉलर जॉब्स इसको बताया, फिफ्थ में जो है आपके जो नौकरशाह है, रिसर्चर्स हैं, अनुसंधान है, उन सबको हम फिफ्थ में शामिल करते हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को हम बांटते हुए आर्थिक प्रणाली को मुख्यतः तीन भागों में बांटे थे। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी साम्यवादी एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए ले लीजिए बेटी, ठीक है। देखिए दूसरी बढ़ जाइए। आर्थिक प्रणाली में, अर्थव्यवस्था में देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, ये है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में सरकार का जो इंटरफेरेंस होता है वो न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। इसमें जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो बहुत कम होता है, या नाम बात का होता है या होता ही नहीं है। देखिए जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो विकास तो खूब होगा, परंतु लोकतांत्रिक अधिकार तथा अन्य अधिकार, देखिए लोकतांत्रिक तथा स्वतंत्रता तो खूब मिलेगा, परंतु उसमें एक ऐसा तबका है जो कि समाज के मुख्य धारा से पिछड़ जाएगा। जैसे जो गरीब है, गरीबों तक इसका विकास नहीं पहुंच पाएगा। जब गरीबों तक इसका विकास नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ जाएंगे। जब वो पिछड़ जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 1929-30 की तीसा की मंदी सामने दिखाई देने लगेगी, और वह तीसा की मंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फेल्योर को दिखाता है, असफलता को दिखाता है। उसी को हम ऋणात्मक तत्व के रूप में देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले उसकी पॉजिटिविटी को बता देते हैं। देखिए लोकतांत्रिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के वातावरण में इस प्रणाली द्वारा वैयक्तिक और उपक्रम के स्तर पर अपार सफलता मिली। मैंने बताया खूब सफलता मिलेगा, अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई, जिससे अन्य खोज अनुसंधान को बल मिला। हालांकि लगभग 150 वर्षों से अधिक समय तक अबाध रूप से यह कार्य करती रही। 150 वर्ष तक काम किया, परंतु उसके जैसे अर्थव्यवस्था का नियम होता है, पहले लोगों को चलना सिखाइए। बच्चा जब छोटा होता है क्या करते हैं, पहले अंगुली पकड़ेंगे, धीरे 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 ठीक चलना शुरू करेगा। तो फिर इसके बाद क्या होगा, जब वो चलना सीख जाएगा तो उसको रोड पर भागने से रोकेंगे, पकड़ेंगे उसको, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वही अर्थव्यवस्था का नियम है। अर्थव्यवस्था पहले चलना शुरू करता है, जब चलना शुरू कर देता है तो उसकी स्पीड को पकड़ना जरूरी है, और वही नहीं पकड़ पाए, परिणाम स्वरूप तीसा की मंदी सामने आई। उसकी कमियां नंबर 1 हम देखते हैं, गरीबों या यूं कहें कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय ही नहीं था। मैंने बताया कि गरीब तबका इसमें पिछड़ गया, गरीब वेलफेयर के लिए कोई काम ही नहीं किया गया, समाज कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया गया, जिसके कारण देश में अपार गरीबी देखी गई। यहाँ पर राष्ट्र द्वारा नगण्य कल्याण था। मैंने बताया ना कि इसमें सरकार जो है, राष्ट्र राज्य का मतलब होता है सरकार, वेलफेयर का काम बिल्कुल नहीं किया। तीसरी बात यह है कि वितरण, देखिए यह वितरणकारी उपायों को लागू करने यथा प्रगामी कर प्रणाली को अपनाने के बावजूद भी आर्थिक असमानता बढ़ती गई। प्रगामी कर का मतलब ये होता है जिसकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है, उसको हम प्रगामी कर कहते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। यहाँ देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स, ये प्रोग्रेसिव टैक्स, इसका मतलब ये होता है प्रगामी कर। प्रगामी कर मतलब होता है जिसकी जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से उसका टैक्स होगा, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर भी इसमें असमानताएं बढ़ती चली गई।
विद्यमान आर्थिक सिद्धांत द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं, देखिए इन अर्थव्यवस्थाओं को महामंदी के बाहर आने में सफलता नहीं मिल पाया। मतलब मैंने बताया कि ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें महामंदी के दौर आएगा और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, परिणाम स्वरूप अभी वाशिंगटन सहमति भी मैं बताऊंगा। वाशिंगटन सहमति के बाद बीजिंग सहमति आएगा, बीजिंग सहमति के बाद सेंटियागो सहमति आएगा। तो समय समय से क्या है कि एक दूसरे मतलब एक असफल हो जाएगी, फिर दूसरा सफल होगा, फिर दूसरा असफल होगा। मतलब एक सर्किल है जो चलते हुए एक दूसरे के पास ही पहुंचेंगे। देखिए कैसे आते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म, मैंने पहले बता दिया, एक किन्स अर्थशास्त्री थे, वो किन्स ने बताया कि यहीं से जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। माइक्रो और माइक्रो अलग नहीं है। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो में क्या होता है, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, माइक्रो उसी का एक भाग है। जैसे माइक्रो को मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में, माइक्रो का मतलब होता है एक बड़ा गार्डन, मतलब एक जंगल है बहुत बड़ा, और उस जंगल का जो वृक्ष है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, तो मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाती है, मुद्रा की कीमत गिर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, लोग वस्तु नहीं ले पाएंगे। जब नहीं ले पाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर क्या होगा, सब एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री किन्स द्वारा अपनी पुस्तक, देखिए उनकी पुस्तक का क्या नाम है, किन्स का नाम जस्ट मैंने लिया था। देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी 1936 में इस विचारधारा को रखा गया था। इसके माध्यम से न सिर्फ महामंदी, देखिए महान मंदी के आने के समक्ष चर्चा की गई, बल्कि इससे उबरने के लिए एक नई नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया गया। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, वही दृष्टिकोण की बात हो रही है। देखिए इन अर्थव्यवस्थाओं को समस्या के समाधान के लिए उस समय की दूसरी औपचारिक आर्थिक प्रणाली, या जिसको हम कहते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, कि कुछ चरित्रों को अपनाने की सलाह दी गई। देखिए गैर बाजार का मतलब ये होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है केवल आपके विकास से कुछ नहीं होगा, उसमें सबका विकास होना चाहिए। जब वेलफेयर का काम नहीं करेंगे, मतलब पब्लिक कल्याण की बात नहीं करेंगे, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में एक तबका पिछड़ जाएगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था सफल नहीं मानी जाएगी। किन्स ने यही विचारधारा दिया यहाँ पर, ठीक। तो अब यहीं से क्या हुआ, इस विचारधारा से महान मंदी से निकलने के कुछ झलक दिखाई देने लगेंगे। जब महान मंदी से निकलने के झलक दिखाई देने लगेंगे, उसी में एक सहमति आती है, वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों अर्थव्यवस्था को बताएंगे। एक मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बताया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, वेलफेयर का काम नहीं किया जाता है, जिससे एक तबका पिछड़ जाता है, और 1929 और 30 की तीसरा की मंदी सामने उभर करके आती है। इन सब चीजों से उभरने के लिए जो किन्स ने अपनी विचारधारा दिया नॉन मार्केट इकोनॉमी की, उस नॉन मार्केट इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, वो आएंगे, वो कहेंगे कि समाजवादी की बात करते हैं। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की जस्ट बात हम करके चल रहे हैं, उससे पहले इसको फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़े लिखे भले होगा, पढ़ना लिखना जरूरी है ना। यस सर। चलिए इसे बताते हैं। गैर बाजार आर्थिक व्यवस्था, गैर बाजार आर्थिक व्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी। देखिए मैंने कार्ल मार्क्स की बात में जैसे बताया, कार्ल मार्क्स समाजवाद का बात करता है। देखिए तत्कालिक तौर पर कार्ल मार्क्स के विचारों को एक्चुअली उनका इस समय दिया हुआ है, पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के दो स्वरूपों पर प्रयोग किया गया। पहला है समाजवादी, दूसरा है साम्यवादी। ये जो प्रैक्टिकल किया जा रहा है समाजवादी साम्यवादी, समाजवादी का क्या मतलब होता है, साम्यवादी का क्या मतलब होता है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए जहां इसके सामने समाजवादी मॉडल में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य या राष्ट्रीय सरकार का स्वामित्व था,
जबकि साम्यवादी में स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता था। देखिए दो चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है समाजवादी मॉडल में, एक प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, शायद दिखाई दे रहा होगा, नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो नेचुरल रिसोर्स है इस पर जो है सरकार का पूरा स्वामित्व होता है। देखिए पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में मोनोपोली देखा जाता है। पूंजीवादी में जो मोनोपोली है उसके द्वारा मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज पर जो अधिकार है वो पूंजीवादियों का है, सरकार का नहीं है। समाजवादी में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा का पूरा अधिकार सरकार का होता है। साम्यवादी में क्या होता है, साम्यवादी में नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ, ये तो हो गया समाजवादी सोशलिस्टिक, यहाँ पर नीचे लिखने में समस्या होती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अगर यही चीज अगर हम साम्यवादी कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करें, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज तो रहेंगे ही रहेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है ENR नेचुरल रिसोर्सेज प्लस इसमें लेबर भी जोड़ दीजिए। अगर इस पर दोनों पर सरकार का स्वामित्व हो तो इसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट। जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात है, अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो है चाइना, चीन है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वो सोवियत रूस, इस समय जो रूस है, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है रूस, सोवियत रूस पहले कहलाता था, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, USSR, आज तो रशिया हो गया क्योंकि उसका विघटन हो गया। तो अब देखिए जो सोवियत रूस की बात है, सोवियत रूस बहुत चर्चा विषय, उस पर एक वीडियो में बनाऊंगा, केवल रूस पर ही बनाऊंगा। नेचुरल रिसोर्सेस, और नेचुरल रिसोर्सेस की बात करेंगे सोशलिस्टिक आ जाएगा, समाजवादी तथा साम्यवादी स्वरूप। जहां देखिए ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, इसको मैंने बता दिया। एक चीज है, इसी अर्थव्यवस्था को, गैर बाजार अर्थव्यवस्था को कमांड अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, या इसी को राज अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब या एक और नाम देते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए इसके पीछे कारण है, सब कारण मैं बताऊंगा अभी लास्ट वीडियो, लास्ट में सारा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से, क्यों इसको हम कमांड अर्थव्यवस्था कहते हैं, राज अर्थव्यवस्था कहते हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस, इट इज क्लियर इन द एंड ऑफ द वीडियो। यू मस्ट बी सीन द एंड ऑफ द वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए कमांड अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उदय मूलतः बाजार, देखिए मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया के रूप में हुआ। जो वो अर्थव्यवस्था था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, उसी के रिएक्शन में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आया। इसके जो प्रमुख विशेषताएं है वो देखिए। विशेषताएं क्योंकि मेंस में आता है विशेषताएं लिखने के लिए, तो विशेषताएं लिखेंगे तो उसकी सीमाएं भी कुछ होंगी, सीमाएं लिखेंगे तो फिर इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, फिर आपको नंबर मिलता है। ठीक है, ये यूपीएससी का और यूपीपीएससी का या अन्य स्टेट पीसीएस का अपना ये रहा है तरीका। विशेषताएं देखिए, देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। इससे पहले क्या था, मोनोपोली था, बाजार पर छोड़ दिया गया था, पूरा मार्केट इकोनॉमी था। यहाँ पर क्या है, लोगों की बेहतरी के लिए ये जरूरी है। जब तक लोग बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे तब तक देश विकास नहीं कर सकता, मंदी से बाहर नहीं आ सकते। संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग समाज या समुदाय के स्वामित्व में ही हो सकता है, अर्थात इसमें राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। इसमें सरकार ही मेन होती है, आर्थिक भूमिका के केंद्र में सरकार होता है। मतलब पहले क्या था, सरकार का हस्तक्षेप नहीं था अर्थव्यवस्था में, इसमें क्या है, सरकार का ही हस्तक्षेप होता है। हाँ, निजी व्यक्तियों या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। मैं पहले बता दिया, किसी की निजी प्रॉपर्टी में किसी का अधिकार नहीं होगा, मतलब जो भी है पब्लिक सेक्टर से है, ठीक है, सरकारी क्षेत्र के अंदर आएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग, देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, इसको बारगुजीज कहते हैं या बुर्जुआ कहते हैं, बारगुजीज। ये क्या होता है, एक प्रोलेटेरिएट क्लास होता है, एक बुर्जुआ वर्ग होता है।
प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन बुजुर्गा वर्ग के द्वारा होता है। एक मैं डायग्राम से इसको समझाता हूँ, देखिए। पहले मैं हट जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करूंगा, फिर बताता हूँ। ठीक है, देखिए। देखिए यहां पर इस प्रकार से है, ये यहां पर मान लीजिए आप प्रोलेटेरिएट क्लास, प्रोलेटेरिएट, और यहां पर है बारबुजीज, BOURG, जिसको बुर्जुआ कहते हैं। ये GEOI, बारबुजीज को बुर्जुआ कहते हैं। ये जो होता है एक्सप्लॉयटेटरी, मतलब ये शोषक क्लास है। ये क्या करता है, अल्पसंख्यक है, इसकी संख्या कम है, ये इनका क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। ये जो है इसका शोषण करता है। यहां पर वही बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग बुर्जुआ द्वारा बहुसंख्यक प्रोलेटेरिएट का शोषण किया जाता है। आर्थिक असमानता बढ़ती है, मतलब अगर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही तो हुआ था, उसमें बुजुर्गा वर्ग ने क्या किया, प्रोलेटेरिएट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया। आना चाहेंगे आप लोग, आइए। ठीक है, देखिए यहां पर इस प्रकार से हो गया, और ये बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लास की बात मैंने किया। नेक्स्ट बात ये है कि बाजार की अनुपस्थिति, मतलब मार्केट का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा का विचार पूर्णतः अनुपस्थित होगा, कंपटीशन नहीं होगा, सरकार का पूरा हस्तक्षेप है तो बाजार नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा का पूर्णतः अनुपस्थिति होगी। फिर इसके बाद नागरिकों की आर्थिक भूमिका, ये है नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक योगदान करेंगे तथा बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त करेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स की बात है, कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जो जितना काम कर सकता है उसको उतना काम दीजिए, और उसके खाने की जितना क्षमता है उसको उतना खाना दीजिए। अब जैसे मान लो एक आदमी है, खूब बड़ा का पेट है उसका, मोटा सा है, और खूब ढेर खाता है, 25 रोटी खाता है, और जब खेत में जाता है बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स साहब है वो कहते हैं, जैसे खली को ले लो, खली खूब लंबा चौड़ा है, 20 लीटर दूध पिएगा, 2 दर्जन केला खाएगा, 25 रोटी खाएगा, अब खेत में जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है, उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लीजिए और उसकी आवश्यकता अनुसार उसको पैसा दीजिए। ठीक है, तो ये है। अब देखिए वस्तुओं के उत्पादन, जो प्रोडक्शन, वस्तुओं का उत्पादन होगा, वितरण होगा, इन सारी चीजों पर क्या करेगा, राज्य कार्य करेगा। कितना वस्तु का प्रोडक्शन होगा, क्या कैसे किया जाएगा, उस पर सारा का सारा राज्य का अधिकार होगा, अर्थात सरकार का अधिकार होगा। दाई चाबी दे दीजिएगा, ठीक है, दाई आ रही है। इस प्रणाली की शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत एक व्यक्ति है बोल्शेविक, चाबी दे दीजिए। बोल्शेविक जो है, इस प्रणाली की शुरुआत बोल्शेविकों द्वारा 1919 में किया गया। चाबी 10 मिल जाएगा दाई। देखिए इस प्रणाली की शुरुआत बोल्शेविकों द्वारा, बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1919 में। जिस समय हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी। बोल्शेविकों द्वारा क्या हुआ, बोल्शेविकों द्वारा किया गया, यही से विस्तारित हुआ साम्यवादी। देखिए साम्यवादी चीन में विशुद्ध रूप से प्रकट हुआ। इस तरह गैर बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवादी और साम्यवादी स्वरूपों का उद्भव हुआ। यहाँ से जो है, जहाँ मार्केट इकोनॉमी एंड होती है, वहीं से नॉन मार्केट इकोनॉमी शुरुआत होती है। बोल्शेविक क्रांति 1990 और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। उसमें जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविकों के द्वारा साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ। ये है आपका
देखिए, अगर मोटी मोटी बात अगर इसमें लिखनी हो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, नॉन मार्केट इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थात नॉन मार्केट इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का उद्भव मार्केट इकोनॉमी के रिएक्शन में हुआ, पूंजीवाद के रिएक्शन में हुआ, क्योंकि पूंजीवाद में कल्याणकारी कार्य कुछ नहीं किया गया। उसी के रिएक्शन में क्या हुआ, कल्याणकारी कार्य करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आया। पूंजीवादी में क्या हुआ, पूरा का पूरा स्वामित्व जो था वो पूंजीवादियों का था, सरकार का स्वामित्व न्यूनतम था। यहाँ पर क्या है, सरकार का स्वामित्व पूरा का पूरा है, किसी निजी व्यक्ति का कोई इसमें अधिकार नहीं है। इसमें जो बुजुर्गवादी वर्ग है उसके द्वारा इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बुजुर्गवादी जो बुर्जुआ वर्ग है वो बुर्जुआ वर्ग प्रोलेटेरिएट क्लास का क्या किया, पूरा का पूरा शोषण किया। इसमें क्या है, शोषण नहीं हो पाएगा, उसके लिए सरकार क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी, सरकार रोक लगाएगी। यहाँ पर इसकी सीमाएं क्या है, देखिए हर किसी अर्थव्यवस्था की कुछ न कुछ सीमाएं हैं। यहीं से क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी उभर करके सामने आता है, उसके लक्षण ही दिखाई देने लगते हैं। सीमाएं क्या है इसकी, देखिए संपत्ति के सृजन पर बल नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब जैसे मान लो एक व्यक्ति है खूब काम कर रहा है, ठीक, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति खूब काम कर रहे हैं, 3000 रुपए मिल रहा है मान लीजिए, ठीक। एक व्यक्ति है कुछ नहीं कर रहा है, वो 3000 रुपए मिल रहा है, उसी कंपनी को भी काम कर रहा है। अब बताओ, ये व्यक्ति खूब काम कर रहा है, 3000 रुपए पा रहा है, एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तब वो 3000 रुपए पा रहा है। बताओ ये काम करना चाहेगा? नहीं। सोचे जब बिना काम करे पैसे मिले तो काम कर लेंगे, समझे कि नहीं? ये इसके नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर वही चीज है, मतलब संपत्ति के सृजन पर बल नहीं होगा। कहेंगे क्या काम करे उतना ही पैसा मिलेगा। जैसे हमको मत लेना, ठीक है, ये मतलब सरकारी आदमी है तो इसको पैसा मिलेगा, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, आप लोग खुद जानते हैं, खुद नोटिस कर चुके हैं। संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता, देखिए संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकारें तय करती थी, जिससे इसका इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता था। जब सरकारें किसी चीज की सीमा तय करेंगी तो उसका इष्टतम मतलब पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें हिलावल देखा था। आज भी सरकारी काम में थोड़ा सा हिलावल देखने को मिलता है। यहाँ पर जिस पोटेंशियल के साथ काम करना चाहिए उस पोटेंशियल के साथ काम नहीं किया गया। देखिए, और इसकी बर्बादी हुई चूंकि इनकी राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक थी। राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक थी, अर्थात अधिकार तथा स्वतंत्रता अनुपस्थित थी। इसमें बुजुर्गों के स्थान पर एक राज्य ही शोषक बन गया, इसलिए इसे राज पूंजीवाद कहा। मैंने बताया इसको राज्य पूंजीवाद कहा जाएगा। उसमें जो था शोषक वर्ग, ये था बारबुजी, बुजुर्गों वर्ग था, प्रोलेटेरिएट क्लास का शोषण किया। इसमें क्या है, राज्य ही शोषक बनकर के उभर गया, इसलिए इसको राज अर्थव्यवस्था कहा गया। इसमें एक जगह शक्तियां केंद्रीकृत है, इसलिए इसको केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कहा गया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर, ये गवर्नमेंट यहाँ पर है, यही क्या करता है, पूरा रेगुलेट करता है। चाहे जहां भी इस सारे मान लीजिए देश में अर्थव्यवस्था की इकाई है, यहाँ से क्या होगा, ये सब एक ही जगह से कंट्रोल होगी, तो इसको केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कह दिया गया। फिर अगली बात हम करते हैं, इन सब कमियों के कारण 1970 के दशक में इसका आंतरिक क्षय होना शुरू हो गया। मतलब एक समय तक इसका विकास हुआ, परंतु फिर इसके बाद इसका क्या हुआ, क्षय होना शुरू हो गया। 1950 के दशक में पोलैंड के अर्थशास्त्री ऑस्कर लेंज ने, पोलैंड के अर्थशास्त्री ऑस्कर लेंज ने इन अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद का नाम दिया। बाजार समाजवाद अपनाने की सलाह दी, लेकिन सोवियत ब्लॉक तथा चीन दोनों ही द्वारा इसे एक सिरे से नकार दिया गया। अंततः 1980 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणाली के बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किया गया और इस तरह बाजार समाजवाद का आगमन हुआ। एक है बाजार समाजवाद, ये है बाजार समाजवाद। पहले बाजार इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था और बाजार समाजवाद शामिल हुआ करके आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ऑस्कर लेंज की बात हम कर रहे हैं, ये पोलैंड के व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे। पोलैंड ने इन अर्थव्यवस्थाओं को बाजार समाजवाद अपनाने की सलाह दी थी, बाजार समाजवाद। लेकिन सोवियत ब्लॉक और चीन, मतलब जो सोवियत है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, और जो चीन है जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है,
दोनों ने इसे एक सिरे से नकार दिया। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए फिर वही चीज आएगा, परंतु थोड़ी देर के बाद आएगा। अंततः 1980 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों में बाजार अर्थव्यवस्था के स्थान मतलब बाजार अर्थव्यवस्था जो थी उसके कुछ तत्वों को शामिल कर लिया। यहाँ पे एक चीज उभर करके सामने आएगा, उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे मार्केट इकोनॉमी हो गई, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, बुजुर्ग वर्ग द्वारा शोषण होता है किसका, प्रोलेटेरिएट क्लास का। प्रोलेटेरिएट का मतलब एक ऐसा क्लास जो कि मेहनत ज्यादा करता है, उसको पैसा कम मिलता है। अगर नॉन मार्केट इकोनॉमी पूर्ण रूप से हो जाएगी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो इसमें क्या होता है, जो शोषक वर्ग बनकर उभरेगा वो राज्य होगा, सरकारी शोषक वर्ग बन जाएगा। इसलिए कुछ जरूरत की चीजें जो है वो नॉन मार्केट इकोनॉमी के पास होनी चाहिए और बाकी चीजें मार्केट इकोनॉमी के पास छोड़ देना चाहिए। तो मार्केट इकोनॉमी क्या करेगा, अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेगा, अर्थव्यवस्था का विकास करेगा, लेकिन कुछ कल्याणकारी चीजें होती है जैसे पब्लिक हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य और शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सब चीजों को कल्याणकारी राज्य को मतलब कल्याणकारी कार्य को सौंप देना चाहिए, जिसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए। अर्थात दोनों आ गई यहाँ पर, मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी दोनों को सम्मिलित करके एक नई अर्थव्यवस्था आई जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर उसी का लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे जस्ट इसके बाद, देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ठीक है, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी जी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, मैंने बताया मार्केट एंड नॉन मार्केट दोनों को मिलाकर के आया मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब पूंजीवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, उसमें पूंजीवाद मतलब पूंजीवादियों का निवेश जरूरी है। सरकार कहां कहां ध्यान देगी, पब्लिक वेलफेयर का काम सरकार पर छोड़ दिया जाए और बाकी आर्थिक विकास का कार्य पूंजीवाद को दे दिया जाए, परिणाम स्वरूप। लेकिन पूंजीवाद को स्वच्छंद न छोड़ा जाए, पूंजीवाद को भी सरकार कंट्रोल करती रहे। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पूरा एक वीडियो होगा, वो वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया है, न तो पूंजीवादी न तो समाजवादी। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो अमेरिका चाहता था हमारी अर्थव्यवस्था को अपनाए और रशिया चाहता था हमारी अर्थव्यवस्था को अपनाए। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में हमको संकट दिखाई दिया, इसलिए हमने न उनको अपनाया न उनको अपनाया, बल्कि बीच का रास्ता निकाला जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हम करेंगे जस्ट अगले वीडियो में।